हे गाइस, दिस इज़ साइंस इन मी एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आता है रिकॉम्बिनेंट। नाउ रिकॉम्बिनेंट एक जनरल इंग्लिश टर्म है जिससे हम समझते हैं कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो वो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट। यानी अगर मान लो कि जैसे मैं ब्लैक और वाइट को मिलाती हूँ तो बन जाता है ग्रे। सो ग्रे कैन बी कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट। दूसरा शब्द आता है डीएनए, तो मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इधर प्लाज्मिड या फिर कोई जीनोम जैसे कि डीएनए ही हमारी बॉडी का। सो एनीथिंग कैन बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्लाज्मिड को भी यहाँ हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी यानी जो मेथडोलॉजी, ओवरऑल जो टेक्निक है उसको हम लोग एज अ टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशन क्या है इसका। तो मान लो कि किसी के बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा। अब नाउ दैट पर्सन रिक्वायर्स इंसुलिन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। उसको बाहर से इंसुलिन चाहिए, तो वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, बोलेगा दुकान वाले को कि इंसुलिन दो। बट वो मार्केट वाला इंसुलिन कहाँ से ला रहा है, तो वो ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बना पा रहा है। जैसे कि मैं क्या करूँगी कि मुझे पता है कि इंसुलिन का ये जीन है, या फिर मैं कहीं से इंसुलिन लेके आऊँगी, वो जीन लेके आऊँगी जो इंसुलिन बनाता है, जिसे मैं कहूँगी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हम लोग यहाँ पे भी इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने दो चीज़ ली है। एक डिज़ायर्ड जीन, तो मैं जैसे कह रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन मैं मार्केट से कहीं से लेके आ रही हूँ, जो इंसुलिन जहाँ बन रहा है वो जीन लेके आ रही हूँ। तो देखो जो मेरा डिज़ायर्ड जीन है वो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है, और वो रेड कलर का जीन क्या है, डिज़ायर्ड जीन, यानी उसमें मेरा इंसुलिन है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डाइजेशन किया। डाइजेशन करने के बाद क्या किया, अब मैं जब कहीं से प्लाज्मिड या जीनोम लेके आऊँगी तो मेरे पास तो होल जीनोम होगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कोई इंसान के पास गई और मैंने उसको कहा कि इंसुलिन बनाने वाला जीन दे दो तो वो दे देगा, ऐसा नहीं होगा। मैं उसके बॉडी से पहले ब्लड लूँगी, ब्लड से मैं उसका डीएनए आइसोलेट करूँगी, और डीएनए आइसोलेट करने के बाद मैं वो जीन को काटूँगी, और वो काटने का जो विधि है, जो मेथड है, उसको मैं कहूँगी डाइजेशन। तो उस जीनोम को लेके मैं डाइजेस्ट करूँगी, और डाइजेस्ट करने के बाद जो रेड कलर का छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, मुझे वैसा एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जो कि सिर्फ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी वही जीन मेरा क्या कर रहा है, इंसुलिन बना पा रहा है। अब यहाँ पे तो प्लाज्मिड के माध्यम से मैंने समझाया है, बट ये होल जीनोम के मेथड से भी हो सकता है, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में दिया है। बट हेयर एज प्लाज्मिड है तो तुम लोग समझो कि प्लाज्मिड में भी होता है। अब नाउ मैं दूसरा एक चीज़ लूँगी। अब मैंने ये जीन ले लिया, बट क्या ये छोटा सा रेड कलर का जो जीन का टुकड़ा दिखाया हुआ है, जो कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको मैं ऐसे ही किसी सेल के अंदर डाल दूँगी तो वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। यानी मुझे उसको चलाने के लिए कोई दूसरे वेक्टर की या कोई दूसरे गाड़ी की ज़रूरत है, कोई दूसरे एक होस्ट की ज़रूरत है। तो वो होस्ट कहाँ से आया, तो मैं होस्ट जाके किसी बैक्टीरिया से मांगूंगी, किसी फास्ट रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म से मांगूंगी, जो कि मेरे को जल्दी जल्दी उस चीज़ का प्रोडक्शन करके दे सके। अगर मैं ये जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी ऐसे वेक्टर में डालती हूँ जो कि जल्दी रेप्लिकेट ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे रेप्लिकेट करेगा और इंसुलिन बनने में बहुत दिन, बहुत महीने, साल लग सकते हैं। इसीलिए मैं यूजुअली वेक्टर जो है किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरे जगह से वेक्टर ले लिया। वेक्टर के कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वेक्टर में होना चाहिए, वो सब अपन फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। बट अभी बस ये समझो कि एक वेक्टर होता है जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है। अब मैंने क्या किया, वेक्टर ले लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अब पहले मैंने बता चुकी हूँ कि मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट का डाइजेशन किया। डाइजेशन करके मैंने स्पेसिफिक अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पूरे जीनोम से निकाल गया। मैंने दोनों का जीनोम लिया था, जहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा जहाँ मेरा वेक्टर है। अब मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे, मतलब जिस प्लाज्मिड में, जिस जीनोम में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको ऐसे काटूंगी कि मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए। दूसरा मैं वेक्टर को ऐसे काटूंगी कि वो जो स्पेस है जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके फिट होगा वो खाली हो जाए। तो देखो मैंने येलो कलर वाले को कैसे काटा है, छोटा सा स्पेस खाली हो गया। अब देखो कि जो रेड कलर वाला जो दिख रहा है, जिसको मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रही हूँ, वो क्या होगा,
वो येलो वाले में फिट होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में देखो, नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ है, वेक्टर के बीच में जा कर के रेड वाला फिट हो गया है। इस प्रोसेस को मैं कह रही हूँ लाइगेशन, जो कि डीएनए लाइगेज इन एंजाइम्स के माध्यम से जुड़ता है आगे जा कर के। ये लाइगेशन का प्रोसेस है जो कि लाइगेस कराता है, एंजाइम रिक्वायर्ड है। जैसे डाइजेशन के लिए हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस या एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं। बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन कंडक्ट करते हैं। डाइजेशन कंडक्ट करने के लिए ये सारे एंजाइम्स जैसे कि HIND-2, HIND-3, EcoR1, ये सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ये एंजाइम्स जा कर के स्पेसिफिक साइट से बाइंड करके मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को काटते हैं। अब जब ये दोनों कट गए तो मैं अननेसेसरी जो स्ट्रैंड है, जैसे अब जब ये कटा होगा तो येलो वाला जो कटा होगा, जो छोटा सा टुकड़ा कटा है जिस पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, वो टुकड़ा कहीं गया होगा तो उसको मुझे पहले हटाना पड़ता है। तो उसको हटाने के बाद और प्लस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट में से जो एक्स्ट्रा टुकड़ा कटा है उसको भी हटाने के बाद इन दोनों को मैं जोड़ूंगी। जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं लाइगेशन। लाइगेशन कौन कराता है, लाइगेस। अब लाइगेशन हो गया तो मेरे को एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि एक न्यू डीएनए है, और इसके नीचे जो रिमार्क लिखा है, बोथ वेक्टर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर जॉइंड यूजिंग लाइगेस। लाइगेस के माध्यम से दोनों को जोड़ दिया गया और मेरे को एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। अब मेरे को डीएनए मिल गया, बट डीएनए तो डीएनए है, डीएनए अकेले डिवाइड थोड़ी कर सकता है, उसको कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंसी फैक्टर है। तो इसको क्या चाहिए, सेल चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी, यानी मैं इस डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालूँगी या एक होस्ट के अंदर डालूँगी जो कि इसको रेप्लिकेट करने में मदद करे। तो लेट्स से कि मैंने इसको एक बैक्टीरिया के अंदर डाला है, यानी इसको ट्रांसफॉर्म किया है, इस जीनोम को लेकर के, इस रिकॉम्बिनेंट जीनोम को लेके एक बैक्टीरिया के अंदर डाला। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि जीन गन मेथड होता है, या हम लोग एक केमिकल मेथड से कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसमें हीट शॉक मेथड से कर सकते हैं। पहले उसको हाई कोल्ड दो, फिर उसको हाई हीट दो, फिर उसको ठंडे टेम्परेचर में डालो ताकि वो उसके अंदर चला जाए। जब हम लोग उसको कोल्ड देते हैं तो उसकी जो सेल वॉल है वो इंटैक्ट होती है। जैसे उसको हीट देते हैं उसकी सेल वॉल, पोर्स बन जाते हैं उसमें, और जैसे ही पोर्स बनते हैं वैसे ही वो जो जीनोम है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, कॉम्पिटेंट सेल्स के अंदर चला जाता है। कॉम्पिटेंट सेल्स यानी इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियाज के अंदर चला जाता है, और उसके बाद फिर जब हम लोग उसको ठंडे में वापस रखते हैं तो वो सेल वॉल्स वापस से जुड़ जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द हीट शॉक मेथड, या इलेक्ट्रिक शॉक मेथड से भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वहाँ पे पोर्स बन जाते हैं सेल वॉल में, जिसके कारण डीएनए अंदर चला जाता है। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो जीनोम है वो सेल के अंदर चला गया। अब मैं उस सेल को कल्चर प्लेट में कल्चर करूँगी। कल्चर करने के बाद मेरे को छोटी छोटी कॉलोनीज़ मिलेंगी, छोटे छोटे बैक्टीरियल कॉलोनीज़ मिलेंगी जो कि वो वाला डीएनए कैरी कर रही होंगी। और डीएनए अगर वो कैरी कर रही है नहीं कर रही है, उसके लिए भी एक मेथड होता है, जैसे कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन या फिर सेलेक्टिव ग्रोथ। मैं ये सब डाल के चेक कर सकती हूँ कि हाँ मेरा जो जीनोम है वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं। ये सारी मेथड्स, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन या सेलेक्टिव ग्रोथ, या फिर वेक्टर के बारे में और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में जो भी बातें हैं, ये सब मैं फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।